नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सतत विकास रिपोर्ट 2025 को थोड़ा करीब से। हमारे पास इसकी एक अच्छी खासी समीक्षा है। जी। और ये वाला जो संस्करण है ये खास तौर पर सतत विकास लक्ष्यों मतलब एसडीजीज के लिए फाइनेंसिंग यानी पैसों के जुगाड़ पर फोकस करता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस रिपोर्ट से जो मुख्य बातें हैं, जो गहरी समझ है, उसे निकालें। इसमें देखिए आजकल का जो वैश्विक फाइनेंस सिस्टम है ना, उसकी काफ़ी आलोचना है और बड़े बदलावों की मांग भी की गई है। तो ये रिपोर्ट आखिर है क्या चीज? मैंने सुना है ये 10वां संस्करण है इसका, और जेफरी सैक्स जैसे बड़े एक्सपर्ट्स ने लिखा है। एसडीजीज की 10वीं सालगिरह पे भी आई है, तो इसमें कुछ खास है इस बार? हाँ, खास ये है कि ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। ये असल में दुनिया के फाइनेंस सिस्टम को बदलने की एक जोरदार अपील है। ये रिपोर्ट डेटा के आधार पर बताती है कि हम कहाँ हैं, और साथ ही ये नीतियों को दिशा देने वाला एक दस्तावेज भी है। इसमें लेटेस्ट एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड भी शामिल हैं। अच्छा, यानी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन की तरफ भी इशारा है। और इसकी बनावट कैसी है? मतलब सुना है 2 लाख से ज्यादा डेटा पॉइंट्स यूज हुए हैं। ये तो बहुत ही बड़ा काम लगता है। हाँ, आंकड़ों का तो भंडार है। रिपोर्ट के 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला विकास के लिए फाइनेंस, दूसरा एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड, तीसरा है एसडीजीज और यूएन मल्टीलैटरलिज्म के प्रति देशों की प्रतिबद्धता, और चौथा देशों की प्रोफाइल और इसे बनाने का तरीका। और देखिए, जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि दुनिया भर में सिर्फ 17% एसडीजी लक्ष्य ही पटरी पर हैं। सिर्फ 17%? ओहो, ये तो सच में चिंता की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 2030 तक सतत विकास का जो हमारा वादा है उससे हम शायद बहुत पीछे रह जाएं। पूरी दुनिया की स्थिरता, बराबरी, सब पर असर पड़ेगा इसका तो। बिल्कुल। और क्या क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ फर्क दिखता है इसमें? बिल्कुल साफ तौर पर नॉर्डिक देश इसमें सबसे आगे हैं। पूर्वी और दक्षिण एशिया तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जहां लड़ाई या संघर्ष चल रहा है वो देश काफी पिछड़ गए हैं। एक और दिलचस्प बात जो रिपोर्ट बताती है वो ये कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से वैश्विक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता में संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे नीचे रखा गया है। ये रिपोर्ट का एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है। ये रैंकिंग वाला पॉइंट थोड़ा संवेदनशील लग सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो रिपोर्ट में बड़े नीतिगत सुधार क्या हैं? ये किन बदलावों की बात कर रही है? यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट विकासशील देशों के लिए कर्ज के पुनर्गठन की वकालत करती है, लगभग जुबली माफी की तरह। मतलब बड़े पैमाने पर कर्ज माफी, जैसा पुराने जमाने में होता था ना, खास मौकों पर। कर्ज माफी, ये तो बहुत ही बड़ा कदम होगा। और क्या है? कहा गया है कि स्थिरता लाने वाले कामों के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और देशों के अपने संप्रभु धन, जिसे सॉवरेन वेल्थ कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। हाँ, यानी सिर्फ सरकारी पैसा काफी नहीं है, प्राइवेट पैसे को भी सही दिशा में लगाना होगा। अच्छा, और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में भी कुछ कहा गया? हाँ, और ये शायद सबसे अहम सुझावों में से एक है। रिपोर्ट कहती है कि रेटिंग एजेंसियों और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। जोर इस बात पर है कि ये संस्थाएं सिर्फ छोटी अवधि के मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना देखें, बल्कि इंसानी पूंजी और बुनियादी ढांचे में लंबे समय के निवेश को प्राथमिकता दें। ये बात तो सही है, क्योंकि असली विकास तो लंबे समय के निवेश से ही आता है ना? रिपोर्ट में पोप फ्रांसिस के जुबली वर्ष की थीम का जिक्र करके एक नैतिक पुकार भी जोड़ी गई है। ये इसे सिर्फ एक तकनीकी रिपोर्ट से ज्यादा मायने देती है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये रिपोर्ट कितनी मजबूत है और इसमें क्या कमियां हो सकती हैं? देखिए, मजबूती तो साफ है। ये सबूतों पर आधारित है, भरोसेमंद आंकड़ों का इस्तेमाल करती है, ये कार्रवाई योग्य है। खासकर FFD4 यानी फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट की जो चौथी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके लिए एक रोड मैप देती है। दायरा पूरी दुनिया का है और चार्ट्स और डैशबोर्ड्स के साथ अच्छी तरह से बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात, ये सबके लिए ओपन एक्सेस है, कोई भी पढ़ सकता है। ये तो सब बढ़िया है, लेकिन क्या कोई कमजोर पहलू भी नजर आता है? इतनी महत्वाकांक्षी रिपोर्ट को लागू करना कितना आसान होगा? बिल्कुल सही सवाल है। कमजोरियां भी हैं। एक तो ये काफी लंबी और थोड़ी तकनीकी भाषा में है, तो शायद हर पॉलिसी मेकर या आम नागरिक के लिए इसे पूरा समझना थोड़ा मुश्किल हो। दूसरे, सुधारों को असल में लागू कैसे किया जाए, इस पर रास्ता थोड़ा कम साफ है। मतलब कैसे वाला पार्ट थोड़ा धुंधला है। और स्थानीय स्तर पर विश्लेषण सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर काम होना बहुत जरूरी है।
और जैसा हमने पहले कहा, कुछ दावे जैसे यूएसए की रैंकिंग वाले राजनीतिक रूप से थोड़े नाजुक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम की है? कौन इस्तेमाल कर सकता है इसे? देखिए, ये सरकारों के लिए नीति बनाने का एक तरह का नक्शा है, अकादमिक जगत के लोगों के लिए आंकड़ों का खजाना है, सिविल सोसाइटी संगठन इसे अपनी बात रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और निवेशक और विकास बैंक ये समझने के लिए कि पैसा कहाँ लगना चाहिए। मतलब ये रिपोर्ट आंकड़ों के विश्लेषण और नीतियों की पुरजोर वकालत का एक अहम संगम है, खासकर दुनिया के फाइनेंस सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर। बिल्कुल, ये आने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय बहसें हैं उनके लिए एक गाइड भी है और बदलाव की मांग करने का एक हथियार भी। तो चलिए एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। रिपोर्ट वैश्विक वित्त में बड़े बदलावों की मांग करती है और एक नैतिक जिम्मेदारी पर जोर देती है। ये देखते हुए कि सिर्फ 17% लक्ष्य ही सही रास्ते पर हैं, अगर हमें 2030 से पहले तरक्की की रफ्तार सच में बढ़ानी है, तो वैश्विक वित्त में वो एक सबसे प्रभावशाली बदलाव क्या हो सकता है जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सोचने वाली बात है।